गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम क्या है, एक जगह पे सारे प्रोसेसेस को मैंने पहले इकट्ठा करने की कोशिश की है कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग शुरू कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है और कितने स्टेप्स में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को मतलब कंप्लीट करते हैं। तो कुल 4 स्टेप्स हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में लेते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तीसरे में हम लोग असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज़, मतलब कि हम लोग ड्यूटीज़ क्वालिफाइड व्यक्ति को ड्यूटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मतलब डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हम लोग हेड्स को तैनात करते हैं। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। और उसके बाद अंत में हम लोग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरीके से रिपोर्ट होगी, कहाँ कहाँ रिपोर्ट जानी है। और इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ी सी डिटेल में कि किस तरीके से चारों स्टेप्स को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना कि हमारे पास कौन कौन से काम हैं जो हमें करने हैं। इन कामों में मोस्टली हमारे पास जैसे कि मार्केटिंग हो सकती है, सेल्स हो सकता है, परचेज हो सकता है, प्रोक्योरमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन के काम हो सकते हैं। तो हम पहले अपने सारे कार्यों को डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से काम करने हैं हमें, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या काम करने हैं। उन सारे कार्यों की एक लिस्ट बनाएंगे और उन लिस्ट को और किस तरीके से जो एक काम निर्धारित किया गया है कि ये काम कंप्लीट होना है, तो उस काम को कितने टुकड़ों में हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन लोग मिलकर उसको करेंगे, ये सारा डिसीजन हम लोग वहाँ पे इस स्टेप में लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विथ प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। जो प्लान बनाया है उसके आधार पे हम लोग सारे काम, उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से काम करने हैं हमें। द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़। अब एक आदमी को बहुत सारे काम न मिल जाए या फिर एक आदमी के पास इतना कम काम न रहे, तो एक आदमी अपने वर्किंग आवर्स में कितने काम को आराम से और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकता है, उसको उतने काम सौंपे जाएं। और डुप्लीकेशन से, एक ही काम को 2 बार होने से बचाने वाली कि हम एक ही काम को हमारे 2 लोग नहीं कर रहे हों बारी से, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम देते हैं। और एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉई, जिससे ये होगा कि डुप्लीकेशन कम होगा और हम लोग जो भी बर्डन है किसी एक एम्प्लॉय पे ज़्यादा, किसी पे कम नहीं होकर सब पे बराबर बर्डन आएगा उस चीज़ का। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब्स के काम के आधार पे या फिर जॉब्स के रिज़ल्ट के आधार पे, जॉब के प्रोसेस के आधार पे हम लोग जो कॉमन रिज़ल्ट, कॉमन प्रोसेस और कॉमन नेचर के जॉब्स होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर रखते हैं। और हर डिपार्टमेंट का, जैसे कि हम लोगों ने मार्केटिंग के जॉब्स के लिए मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बनाया और परचेज़ के लिए परचेज़ का डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बनाया। तो इस तरीके से हर वर्क स्पेसिफिक हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। डिपार्टमेंट्स हम लोग वर्क स्पेसिफिक भी बनाते हैं और प्रोडक्ट या टेरिटरी स्पेसिफिक भी बनाते हैं। वो हम लोग अभी देखेंगे कि जब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम लोग, तो जब पढ़ेंगे हम लोग कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से वर्क को बांटा जा सकता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ लोगों को बांटते हैं। Establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together। सब लोग एक साथ काम कर सकें और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें इफेक्टिवली। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया एज अ बेसिस ऑफ एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बेसिस। जैसे मैंने बताया कि हम लोग टेरिटरी बेसिस पे बना सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एक्सेट्रा,
या फिर प्रोडक्ट बेसिस पे बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो कई सारे प्रोडक्ट्स में एक ही साथ डील करती है, तो हम लोग उसके अप्लाइंसेस के अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, क्लोथ्स के अलग बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के अलग बना सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना लिया है और अब हर डिपार्टमेंट को एक हेड और उस हेड को उसकी टीम बनाने की छूट हम देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जॉब्स आर देन allocated to the members of each department or in accordance to their skills and competencies। उनके कार्य क्षमता के आधार पे, उनके अनुभव के आधार पे, उनकी दक्षता के आधार पे, एलिजिबिलिटी के आधार पे हम उनको काम सौंप देते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। सुटेबल एम्प्लॉय अगर रहेगा काम पे तो इफेक्टिवनेस तो अपने आप ही आ जाएगी। तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब हम लोगों ने अपना काम कर लिया है और अब उस काम को हमें अपने सीनियर को किस तरीके से, कौन से सीनियर को क्या रिपोर्ट करनी है, अपने काम का ब्यौरा किसको कब कब देना है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू हुम ही इज़ अकाउंटेबल। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसको आदेश कहाँ से आने वाले हैं और किसके प्रति वो जवाबदेह है, किसको उसे जवाब देना है और किससे उसे आदेश लेना है। ऐसा नहीं कि एक आदमी है उसे 5 लोग आदेश दे रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि मुझे बस आदेश उनसे लेने हैं। उसने कहा कि गाड़ी वहाँ खड़ी कर दो और दूसरा कोई सीनियर है दूसरे डिपार्टमेंट का बोलता है गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी करना है, वहाँ से हटा दो। तो एक आदमी इस उलझन में न फंसे, जो प्रॉपर तरीका है उसे आदेश जहाँ से लेना है वो आदेश वहीं से लेगा। The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure and helps in coordination amongst various departments। तो इस तरीके का क्लियर रिलेशनशिप जो रहता है वो क्या करता है, हायरार्की जो सिस्टम की जो हायरार्की है उसको मेंटेन करता है कि जो बॉस है वो बॉस की तरह काम करेगा और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको रिपोर्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि वो उसका बॉस है और अगर उससे ऑर्डर आ रहा है तो उसका बॉस है और जो जिस बॉस को वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो उनका ख्याल रखेगा एज हिज सबऑर्डिनेट्स। तो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, थोड़ा बहुत देखा था, अब उसके बारे में डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट्स आते हैं मुझसे लगातार पूछते रहिए, अपनी फीडबैक्स देते रहिए। बहुत जल्द चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन कर सके। 1 या 2 केस स्टडीज़ सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।